डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में व्यूअर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूअर्स का और सभी मेरे दोस्तों का। आज के वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आपको चैप्टर 11 कक्षा 9th का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, बीच में मिस मत करिएगा वरना आपसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में इस चैप्टर का। निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए लाउड स्पीकर बदलता है, ऑप्शन बी बैटरी बदलती है, ऑप्शन सी सौर सेल बदलते हैं या ऑप्शन डी विद्युत मोटर बदलता है। देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा संचित रहती है, होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा कहते हैं या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में जूल किसका मात्रक है? बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 शक्ति, नंबर 2 कार्य, नंबर 3 संवेग या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जूल किसका मात्रक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऑफिशियल यानी जो हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है ना ऊर्जा का, उसको कौन सा है वो? ऑप्शन ए वाट नहीं है, वाट है, वाट। ऑप्शन बी किलोवाट आवर, ऑप्शन सी वाट आवर, ऑप्शन डी किलोवाट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किलोवाट आवर जो है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, इंडस्ट्रियल यूनिट है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 5 की तरफ। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही हो तो उसकी कुल ऊर्जा ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है या ऑप्शन डी कभी घटती और कभी बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्थिर रहती है। जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है ना तो उसकी जो कुल ऊर्जा वो बिल्कुल स्थिर रहती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 600 जूल, ऑप्शन सी 3600 जूल या ऑप्शन डी 6000 जूल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 6000 जूल। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने। जब किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका, उसे ऊर्जा की क्षति होती है, ऑप्शन बी है उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी है उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी है पहले ऊर्जा की क्षति होती है फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। आई होप व्यूअर्स ये प्रश्न 7 के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, तो आगे भी ध्यान से इनको देखते रहिएगा, आगे भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई समझ नहीं आए या कोई मिस्टेक रही हो, आपको लगती हो, तो काइंडली राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं उनको देखूंगा, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 क्या है? 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कितनी होगी? ऑप्शन ए 6 किलोवाट आवर, ऑप्शन बी 3 किलोवाट आवर, ऑप्शन सी 2 किलोवाट आवर या ऑप्शन डी 4 किलोवाट आवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 किलोवाट आवर। 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटे तक चलता है तो उसने 3 किलोवाट आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी खर्च की। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने ये रहा। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? शक्ति की सबसे छोटी इकाई है किलोवाट, ऑप्शन बी है मिलीवाट, ऑप्शन सी है हॉर्स पावर, ऑप्शन डी है वाट। तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई है वाट, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन ए विस्थापन पर, ऑप्शन बी विस्थापन और बल के बीच कोण पर, ऑप्शन सी आरोपित बल पर, ऑप्शन डी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। प्रश्न नंबर 11 ये रहा।
जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य बराबर होता है। ऑप्शन ए बल इंटू दूरी यानी बल गुणा दूरी। ऑप्शन बी दूरी इंटू बल यानी डिस्टेंस इंटू फोर्स, सॉरी दूरी भाग बल, डिस्टेंस डिवाइड बाय फोर्स। ऑप्शन सी बल गुणा बल यानी फोर्स इंटू फोर्स। ऑप्शन डी दूरी गुणा दूरी यानी डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी बल गुणा दूरी। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 12। 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किए गए कार्य होता है। ऑप्शन ए 1 जूल। ऑप्शन बी संवेग। ऑप्शन सी डाइन। ऑप्शन डी 1 पाउंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 जूल। ओके, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। न्यूटन मीटर को जूल में किस वैज्ञानिक के सम्मान में लिखते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को 2 तरह से पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो ये है, न्यूटन मीटर हम लिखते हैं को जूल में लिखते हैं हम न्यूटन मीटर को, तो किस वैज्ञानिक के सम्मान में लिखते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक के सम्मान में। ऑप्शन बी न्यूटन के सम्मान में। ऑप्शन सी ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में। जूल नहीं होगा, जूल होगा। ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स जूल, उनके सम्मान में हम न्यूटन मीटर को जूल में लिखते हैं। एक प्रश्न तो इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न इसी को इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में न्यूटन मीटर को किस में लिखा जाता है? तो उसका आंसर होगा जूल में। आई थिंक आपको ये दोनों तरह से समझा गया होगा व्यूअर्स। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ये रहा, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक। ऑप्शन बी गुणात्मक। ऑप्शन सी धनात्मक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जब वस्तु की दिशा में ही कोई कार्य करता है बल, तो बल हमेशा क्या होता है? किया गया कार्य होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, यदि किसी वस्तु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उन सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का मान होगा। ऑप्शन ए धनात्मक होगा। ऑप्शन बी ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी बराबर होगा या ऑप्शन डी शून्य होगा। तो बहुत आसान है, राइट आंसर होगा शून्य। देखिए सभी बल बराबर हैं तो कार्य का मान शून्य होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, ऊर्जा संरक्षण नियम है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है? ऑप्शन ए ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन बी ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कहता है वो पूरा ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से या एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है आपसे पूरा अर्थ ही पूछ जाए, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं आपको। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। व्हाट इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ये रहा, निम्न में से ऊर्जा का प्रकार है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रकार कौन सा होगा? उपरोक्त दोनों। यांत्रिक ऊर्जा भी होती है, विद्युत ऊर्जा भी होती है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। आई थिंक मेरा माइक थोड़ा हिल रहा होगा तो इसके लिए मुझे खेद है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको। कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि ये सभी किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा के। ऑप्शन बी बहुत आसान प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा के। ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा के। ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा के। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए रसोई गैस। ऑप्शन बी कोयला। ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी दीपक। तो राइट आंसर क्या होगा? दीपक।
ठीक है, दीपक जो है रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों ही रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपके सामने, जब पंखा विद्युत से चलता है तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न नंबर 21, जब पंखा विद्युत ऊर्जा से चलता है तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा में, या ऑप्शन डी पवन ऊर्जा में। तो राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपके सामने, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऑप्शन बी सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, बाकी जो तीनों तो है परंपरागत स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 23 ये रहा, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, या ऑप्शन डी गोबर गैस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा व्यूअर, समझिएगा, बहुत आसान है बट बहुत ही जरूरी है। निम्न में से समुद्री ऊर्जा है? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तरंग ऊर्जा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा जो है समुद्री ऊर्जा है, दोनों ही है। तो व्यूअर्स ये प्रश्न जो है आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको एग्जामिनेशन में जरूर आ सकते हैं। तो आप इसलिए मैं आपको ये हर चैप्टर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ। इनकी तैयारी आपकी अगर एक बार हो जाए तो आपके जो 15 नंबर है 1 से 15 तक पहले 15 क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्जाम्स में, उनके नंबर कोई नहीं छीन सकता आपसे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हर वीडियो को, हर चैप्टर के क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान नंबर 1 घटता रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता रहता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, या ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बढ़ता रहता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती कोई चीज होती है ना, उसमें गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, एम द्रव्यमान का कोई पदार्थ मुक्त रूप से डी दूरी तय करता है या डी दूरी तक गिरता है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा? ऑप्शन ए हाफ mg/d², ऑप्शन बी mg/d, ऑप्शन सी mg/d, ऑप्शन डी 0। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी मास गुना ग्रेविटी गुना डिस्टेंस, mg/d। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपके सामने, जीवांश नहीं होगा इसमें, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 28 ये रहा आपके सामने, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए केवल उसके द्रव्यमान के कारण, ऑप्शन बी केवल उसके वेग के कारण, या ऑप्शन सी उसके वेग एवं द्रव्यमान के कारण, या ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उसके वेग और द्रव्यमान दोनों के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, किसी गेंद को v वेग से पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह, ऑप्शन ए वापस पृथ्वी तल तक पहुंचती है, ऑप्शन बी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, ऑप्शन सी जब वह ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल तथा अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है, ऑप्शन सी नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई तथा पृथ्वी तल के मध्य होती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कोई भी गेंद को हम v वेग से पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक कब होगी? ऑप्शन बी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद या उसमें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अणुओं की गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होती है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी द्रव में गैस की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन सी गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन डी गैस में द्रव की अपेक्षा कम होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। देखिए सबसे ज्यादा जो है अणु की गति होगी गैस में, फिर होगी द्रव में और सबसे कम गति होगी ठोस में।
तो व्यूवर्स, ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस चैप्टर के बताए। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे और अच्छी तरह से आपने देखे होंगे। तो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक अगर आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो में, अगली वीडियो तक, जब तक मैं अगला चैप्टर 11 का नेक्स्ट चैप्टर का जो आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ, चैप्टर 12 का, तब तक आप बने रहें मेरे साथ। टिल देन, इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून, बाय बाय।